नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के बारे में। रिटेलर्स का चहेता स्टॉक है, ऐसा शायद ही कोई रिटेलर हो जिसने ना खरीदा हो। रिजल्ट आ गए हैं Q2 के, अच्छे रिजल्ट हैं और इसमें क्या इश्यू हैं वो भी डिस्कस करेंगे और रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि 11,414 करोड़ का है, मिड कैप है, करंट प्राइस 128 के आसपास का है और अपना हाई बनाया था 164 का। ये 52 वीक हाई है और हाई तो इससे भी ऊपर बनाया है, 200 से भी ऊपर है। अब देखते हैं इसका स्टॉक पी जो है वो 36.7 का है, जो हाल ही में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। इंडस्ट्री पी जो है वो 28 का है। आईएक्स करता क्या है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफ़िकेट्स ट्रेड होते हैं और बेसिकली ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो आगे चल के हम इनकी रिपोर्ट में देखेंगे। एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं पहले। आपके सामने आईएक्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसमें आप देखेंगे सेक्टर कंस्ट्रक्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म जो होता है वो 87% होता है। ये पीपीए जो है पावर परचेज एग्रीमेंट है। स्टेट या सेंटर पावर परचेज करती है डिस्कॉम से या इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरर से, तो वो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं। जो लॉन्ग टर्म के होते हैं वो 87% ऑफ द मार्केट है और ये अप टू 25 ईयर्स के होते हैं। इसमें अभी आईएक्स नहीं उतरा है, आईएक्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं आगे एक्सपोज़र करने की। उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी होती है दैट इज़ शॉर्ट टर्म, जो 13% ऑफ मार्केट है। उसमें उसमें भी डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं। एक होता है बायलैटरल, वो पावर परचेज़ एग्रीमेंट जो 1 साल से कम के होते हैं, उनको कहते हैं बायलैटरल। फिर आता है एक्सचेंजेस और फिर आता है डीएसएम यानी डेविएशन सेटलमेंट। अब एक्सचेंजेस में रियल टाइम में पावर ट्रेड होती है, 90 दिन तक के लिए तय होती है। इसको डे अहेड मार्केट या रियल टाइम इंट्राडे कॉन्टिजेंसी सर्टिफिकेट्स डैम कहते हैं। इसमें आईएक्स की मोनोपोली थी, अभी भी है, ऐसा नहीं कि मोनोपोली चली गई है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि और भी प्लेयर्स आएँ ताकि मोनोपोली हटे, बट स्टिल आईएक्स इसमें डोमिनेट करता है बहुत हेवीली। अभी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, हिंदुस्तान एक्सचेंज टाइप, वो अभी इसके आस-पास भी नहीं है, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। बट स्टिल एक्सचेंजेस वाले सेगमेंट में जहाँ 7% है टोटल मार्केट का, वहाँ पे आईएक्स अभी भी स्टिल डोमिनेट करता है। आप देखेंगे रिपोर्ट में कि जो एक्सचेंज मार्केट है, अब जहाँ एक्सचेंज मार्केट बोलेंगे तो आप यहाँ पे ये कैटेगरी 7% वाली आप समझेंगे। तो इन्होंने बताया कि एक्सचेंज की जो कैगर है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके 23 लिया है, ये 14% की कैगर पे एक्सपैंड हो रही है। बायलैटरल और डीएसएम जो है वो 2.5 और 1.3। बायलैटरल कौन-सी? जो लेस देन ईयर है, डीएसएम यानी डेविएशन सेटलमेंट। तो सबसे हाईएस्ट जो कैगर है एक्सपेंशन का, इसमें ग्रोथ है, आईएक्स उसी में ट्रेड करता है और यही इसीलिए ये सबका चाहता है, सब इसको ज़बरदस्त तरीके से बाय करके बैठे हुए हैं। आईएक्स क इतना हाइली रेटेड क्यों है? क्यों? क्योंकि 7% ही जो एक्सचेंज पावर एक्सचेंज होता है इंडिया का पावर मार्केट में, मात्र 7% उसमें अभी आईएक्स है, वो अभी एक्सचेंज के थ्रू जाता है। जब लॉन्ग टर्म जो पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स हैं, जब वो भी आएँगे तो इंक्रीज़ करेगा, तो एक्सपेंशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बट अभी सिर्फ़ होप है, अभी मटेरियलाइज़ अभी नहीं हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट और पावर एक्सचेंजेस इस तरफ काम ज़रूर कर रहे हैं, बट अभी मटेरियलाइज़ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ़ प्लानिंग फ़ेज़ में है। एक बार प्लान चलेगा, अगर ये 7% से इनका जो मार्केट शेयर है, ये बढ़ के अगर 15% भी हो जाता है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हमें मतलब गेस करना ही है। अभी तो हमको पता भी नहीं क्या होगा। लेकिन आगे चल के इनका जो प्रोजेक्शन है वो 6% के है और काफ़ी स्टीप है। जहाँ पे ईवी भी आ जाएगा, कुकिंग में भी यूज़ होगा और बिजली की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ती जाएगी, चाहे ईवी आए, चाहे जो भी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, पावर डिमांड हो और जितना हम रूरल से अर्बनाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, जितना शहर आगे जा रहा है, अब गाँव में भी बिजली मिलने लगी है, तो वहाँ पर भी इनको लगता है कि इनकी ग्रोथ है, वहाँ पे इनकी भी डिमांड है। इसके अलावा आईएक्स के पास इंडियन गैस एक्सचेंज यानी आईजीएक्स भी है और इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज भी है, जिस पे ये वर्क कर रहे हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज में बहुत सारी गैस वाली कंपनीज़ आ जाती हैं, जैसे गेल है, ओएनजीसी, अदानी गैस, टोरेंट गैस, इंडियन ऑयल, और इनके साथ मिलके ये ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म कर रहे हैं और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी काफ़ी है। नंबर उतने बड़े नहीं हैं, बट हाँ, अ, ग्रोथ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, जो आगे चल के इनको फ़ायदा करेगी। वापस चलते हैं स्क्रीनर पे, अब देख लेते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा था। क्वार्टरली रिज़ल्ट्स 109 करोड़ का सेल्स किया है, ये अब तक का इनका बेस्ट है।
सितंबर 21 में इन्होंने इतना सेल किया था अगर आप देखोगे तो यानी पिछले साल यानी 2 साल पहले इन्होंने 109 करोड़ का सेल किया था और सेल्स की थी और अभी भी वहीं पर आ गए हैं। 92% था वहाँ प्रॉफ़िट जो 2 साल पहले जो मोनोपोली एकदम चरम पे थी तो 88% प्रॉफ़िट मार्जिन था, फिर गिर के 83 आ गई। लास्ट सितंबर में देखो तो 95 करोड़ का ही था, तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी जंप है। 83% आप देखोगे लास्ट सितंबर में और वहाँ से 85% तो ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। और आप अगर क्वार्टर-क्वार्टर कंपेयर करोगे वहाँ से भी 104 से बढ़ के 109 और 78 से बढ़ के 85% प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 से बढ़ के 92। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेहतर बेस्ट रिजल्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखते हो सेम 99 से जंप होके 1 ऑन 1 क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 92 से बढ़ के 119। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 92 से 11 सॉरी ईयर ऑन ईयर 92 से बढ़ के 111 और क्वार्टर क्वार्टर 99 से बढ़ के 111। सेम कहानी आपको मिलेगी नेट प्रॉफिट में भी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 74 से बढ़ के 83 और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 70 से बढ़ के 83। तो पॉजिटिव रिजल्ट है, आईएक्स ने बेटर रिजल्ट शो किए हैं और एक आईएक्स बेसिकली ना बहुत इनोवेटेड कंपनी है। ये बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो इसको अच्छा बनाती है। अब इसको खराब क्या बनाती है, वो है यहाँ पे आप चलेंगे हम इन्वेस्टर सेगमेंट में। जब इन्वेस्टर सेगमेंट में आएँगे तो पहली बात तो इसमें कोई प्रमोटर है नहीं, ये एफआईआईज़ कंट्रोल्ड कंपनी है। लेकिन एफआईआईज़ ने अपनी पोज़ीशन कितनी भारी मात्रा में ट्रिम की आप देख सकते हो। 29 से एक बार बढ़ के 37 तक पहुँच गए थे, फिर वहाँ से गिरते-गिरते 14 पे आ गए हैं, यानी वहाँ से कंपेयर करोगे तो आधे से भी कम में आ गए हैं। और आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 17.28 से गिर के 14.12 आ गए। तो एफआईआईज़ लगातार ट्रिम किए जा रहे हैं अपनी पोज़ीशन। डीआईएस को देखिए 21.11 से बढ़ा के 22.61 की है, हल्का-सा इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अब आते हैं इसके असली प्रमोटर्स यानी कि पब्लिक। 33 परसेंट इनका 2020 में वो था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट भी आया बीच में और अब ये बढ़ के हो गया है अपने ऑल टाइम हाई 62.98 यानी 63% होल्डिंग जो है वो पब्लिक की ही है। जब जहाँ पब्लिक ही प्रमोटर बन के बैठी हो वहाँ पे मार्केट का मूव करना, स्टॉक का मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिटेलर्स हैं। मेरे जानने में से शायद ही कोई रिटेलर हो जिसने आईएक्स ना परचेज़ किया। एक टाइम पर रैपिडली ग्रोथ था, मैंने देखा था कि 1000 से ही 125-200 से ट्रेड करते हुए ये 1000 पहुँच गया जहाँ बाद में जाके स्टॉक स्प्लिट हुआ। उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही क्योंकि हर पॉइंट पे रिटेलर्स बैठे हुए हैं और वो फँसा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। जैसे ही इसमें सडन थोड़ा-सा एक सर्ज आता है, एक मोमेंट आता है, वो तुरंत ही प्रॉफ़िट अपना बेच के निकल जाते हैं। अब अगर आप पब्लिक को एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा-सा, तो पब्लिक में डीपीईवीएल वेंचर्स, डालमिया पावर और डालमिया सीमेंट भारत ये इनके पास इनका मेजर चंक है और इन्होंने कुछ भी ना छेड़ा है, ना बढ़ाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज़ इट इज़ ही पड़ा हुआ है। तो ये हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात, ये क्वार्टरली स्टेटमेंट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हम पहले देख ली है, जहाँ हमको अच्छी ग्रोथ दिख रही। अब चलते हैं चार्ट पे। खोलिए हमने चार्ट ज़ेरोधा पर आईईएक्स का, तो आप देखोगे कि आज अच्छे रिज़ल्ट आने के बावजूद एक गैप अप ज़रूर हुआ, लेकिन उस गैप अप में सस्टेन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर 50 डेमा है और 50 डेमा के साथ-साथ इसमें रिटेलर्स फँसे हुए हैं। तो जब भी इसमें सर्ज आएगा ना इस तरीके से, देखिए 200 डेमा से टकराया, नीचे आया। जब भी इसमें सर्ज आएगा, तो इसमें से सबसे पहले रिटेलर्स निकलेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा रिटेलर्स हैं इसमें कि स्टॉक को अगर आपको आईटीसी याद हो, उसमें हद से ज़्यादा रिटेलर्स बढ़ गए थे और उसका मूवमेंट जो है वो हैम्पर हो गया था। अगर आप इसको जब भी देखोगे, मैं पीछे स्क्रॉल भी करता हूँ, तो हर मोमेंट पे जब भी सर्च किया है आईईएक्स ने, रिटेलर्स ने यहाँ से एग्ज़िट लिया है। तो एक काफ़ी जो इसमें हम जैसे उसमें मैं भी हूँ, तो रिटेलर्स जैसे हम जैसे हैं, जब क्योंकि बहुत ही मेजॉरिटी पोर्शन है, हम एक डायरेक्शन में सोच नहीं सकते, हम एक डायरेक्शन में चल नहीं सकते। अगर किसी एफआई के पास है, मान लेते हैं एफआईआई 1 है, उसके पास 8% है, वो एक तरह से सोच सकता है, वो उस तरह से उसको इन्वेस्ट कर सकता है, बेचना है, निकालना है, क्या करना है। रिटेलर्स के पास मेजॉरिटी कन्फ्यूज़न है, वो आपसे में खरीदते बेचते रहते हैं, तो वॉल्यूम भी हाई रहती है, होल्ड करने की पावर भी कम रहती है और रिटेलर्स जनरली इम्पेशेंट भी होते हैं। तो ये सबका एक ट्रेड होता है, ऐसा नहीं कि रिटेलर्स इम्पेशेंट है तो बुरा है, सबका एक ट्रेड है, सबका एक बिहेवियर है, जनरली वैसा ही रहता है। तो आज आप देख रहे हो कि इसने रिजेक्ट कर दिया 50 डीएमआ का अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद। अगर ये पार भी कर लेता तो ऊपर ही बैठा हुआ है 132 पर 100 डीएमआ और उसके ऊपर बैठा हुआ है
140 के आसपास 200 EMA। तो तीनों रेजिस्टेंस अभी ऊपर ही हैं और ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल है इसमें, अच्छा रिज़ल्ट आने का जो इसको लगातार अच्छे रिज़ल्ट देने पड़ेंगे और एफआईआईज़ या डीआईज़ जब ज़्यादा मात्रा में इसमें पोज़ीशन लेंगे और रिटेलर्स एग्ज़िट करेंगे तब। अब क्योंकि ये पेशेंस चेक कर रहा है, बड़े से बड़ा रिटेलर जो है इसको होल्ड करके बैठा हुआ है, पर कितने दिन तक ये भी देखने वाली बात है। वो वीकली चार्ट हम लगाएँगे तो हम देख लेंगे। एक काम करते हैं पिवट फिबोनाची लगाते हैं, तो पिवट पॉइंट ही था इसका 128 और उसके नीचे आ चुका है। तो पिवट के नीचे आ गया है क्लियर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अगर कर पाता तो हमको अगेन पता है कि रेजिस्टेंस ऊपर लगातार 134 पर है, 130 पे समझ लीजिए, 140 के आसपास है और 150 के आसपास 145 के आसपास भी है। तो लगातार ऊपर हर स्टेप पे है। सपोर्ट कहाँ पर है नीचे? 122 पर है, हम 122 पर इसने पहले भी बहुत बार यहाँ पर आप देखोगे तो सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो सपोर्ट नज़दीक है, यहीं से इसने बाउंस भी किया है। और बेसिकली मार्केट में ना अब प्लेयर्स, रिटेलर्स, एफआईज़ ये सब चालाक हो गए। सबको पता है कि क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा आया है। अगर आपको सीडीएसएल का चार्ट याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं खोल देता हूँ। अब आपके सामने सीडीएसएल का चार्ट है। आपको याद हो सीडीएसएल के रिज़ल्ट में जब आए थे तभी मैंने बताया था कि रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, गैप अप ओपन होगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा, अगले दिन का पता चलेगा। क्योंकि मार्केट में अब सब शातिर हैं, समझदार हैं। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बीटीएसटी करके गए हैं, उनको निकलने देंगे। जो क्विक एग्ज़िट कर रहा है, उसको निकलने देगा। फिर अगले दिन देखा जाएगा, रिज़ल्ट के अगले दिन देखा जाएगा। तो यानी आज तो फ्राइडे है, अब मंडे को देखेंगे कि मंडे को इसमें मूव आता है कि नहीं। सीडीएसएल में आया और वो ऊपर जाके बैठा हुआ है। आईएक्स में भी सेम कहानी है। गैप अप था, गैप अप क्यों है? क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा है। अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो बहुत सारे प्लेयर्स इसको खरीदेंगे या सोचेंगे कि थोड़ा-सा गैप अप हुआ है, अब भी नहीं सस्टेन कर पाया तो निकलो यहाँ से, उसके बाद खेल आएगा। तो हमको अगले दिन देखना है। मेरी एक्सपेक्टेशन आप पूछोगे तो मैं समझ रहा हूँ कि 3, 4, 5 कम से कम 5% का कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई देगी। मंडे को इंटरनेशनल मार्केट सुधर चुका है और फेड ने अपनी डविश पॉज़ दी, अब तो कट की बातें चल रही हैं बेसिकली। तो मेरा मानना है मंडे को देखेंगे हम कि क्या रिज़ल्ट रहेगा इसका और क्या इंटरेस्ट बड़े प्लेयर्स में आ पाता है क्योंकि आपके और मेरे 4-5 खरीदने से बढ़ेगा नहीं, जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आएँगे। तो हम 6 नवंबर को देखेंगे कि कैसा इंटरेस्ट है बिग प्लेयर्स का, तब तक उनको वीकेंड भी मिल जाएगा, रिज़ल्ट को एनालिसिस भी कर पाएँगे, देखेंगे कि वाक़ई इतना अच्छा रिज़ल्ट है, सिर्फ़ टेम्परेरी बेसिस पर ही है। तब तक कॉन कॉल भी हो जाएगी, तब तक मैनेजमेंट भी आके कुछ ना कुछ न्यूज़ चैनल्स या रिपोर्ट्स में आके कुछ ना कुछ बता ही देंगे। तो वेट करेंगे, अगर इसमें मूवमेंट आता है तो फिर वेट करेंगे, लेकिन तब भी आप ये बात रखना कि हर स्टेप पर इसका एक रेजिस्टेंस बैठा है, जहाँ से रिटेलर्स एग्ज़िट करेंगे। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। अब यही चार्ट जो डेली बेसिस पे था, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली पर। वीकली पर रिज़ल्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ऊपर से आया था ये 300 300 उसके भी ऊपर पहुँच गया था, पर आप 300 मान लीजिए। 300 के लेवल से लगातार डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो, लोअर हाई बनाया जा रहा है और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चार्ट है, एक राउंडिंग बॉटम बनने के साइन है। बट ये वीकली बेसिस पर है और अगर आप राउंडिंग बॉटम मान लो इस तरह बनता भी है, तो ये जो है ये जो डेट आ रही है, ये आ रही है जुलाई 24। तो क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप इतना होल्ड कर पाओगे? तो अगर कर पाओगे तो वेल गुड। रिटेलर्स हम जैसे रिटेलर्स में जनरली कम होता है। तो कंटिन्यूअसली लोअर बना रहा है, अगर आप कुछ ट्रेंड लाइन भी इस तरह लगाओ, तो एक बार को उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, बट बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन है। तो आप कुछ इसको इस तरह भी कर दोगे तो भी आपको एज़ सच कोई इश्यू नहीं आएगा। बट स्टिल अभी भी पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर आप देखोगे सपोर्ट पर ही अब 126, 125 के आसपास ही खेल रहा है ये और इसका जो वीकली बेसिस पे पिवट पॉइंट आएगा वो काफ़ी ऊपर है, 180 के ऊपर है। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसमें तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर ये सीधा बड़े जंप लेगा। बट ये कंडीशंस बहुत ही आइडियल हैं और बहुत ही मुश्किल हैं, ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा। रिज़ल्ट भी दिखाना पड़ेगा और बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी इसमें ज़रूरी है। अब ये तो हो गया पिवट बेसिस और वीकली बेसिस पे आप एक बार मूविंग एवरेज भी लगा के देख लीजिए। तो तीनों की तीनों ही स्ट्रगल कर रही हैं यहाँ पर। अ, तीनों एक्चुअली आप देखोगे कि 200 EMA तो फिर भी स्टेबल है। 50 और 100 वीकली एक्सपोनेंशियल वो फॉलिंग मूविंग एवरेजेस हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं।
जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है। यहाँ तो 50 वीकली ने 100 को कट भी कर दिया है और 200 आगे चल के 200 को वो मीट भी कर जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। तो एक 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 नेगेटिव बात ये है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बॉलिंजर बैंड पता है, तो नहीं मैं हल्के से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉलिंजर बैंड जब-जब स्क्वीज़ होता है, जब-जब उसकी जो डिस्टेंस है वो पास हो जाती है, तो उसमें एक शार्प मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो आपको देख जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे इस स्क्वीज़ के बाद मूवमेंट आया और इसने चैनल के लगातार ऊपर ट्रेड किया। या देखिए वीकली बेसिस पर है। अभी डेली बेसिस की बात नहीं हो रही। अगेन फिर यहाँ पर आप देखोगे एक स्क्वीज़ है, स्क्वीज़ के बाद इसने ट्रेड किया, ऊपर ही ऊपर आया। लेकिन सेम कहानी नीचे के साथ भी हो जाएगी, अगर स्क्वीज़ करेगा और अगर वो बॉलिंजर बैंड के नीचे चला गया, तो लगातार वो लोअर पार्ट पे या लोअर लोअर उसके चैनल पे ट्रेड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो एक बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज़ यहाँ पे हमको रेडी दिख रहा है। तो आगे चल के इसमें मूवमेंट आई और इस चैनल के ऊपर निकल गया, तो पॉजिटिव साइन होगा। और एक बार ऊपर निकल के जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो लगातार कंटीन्यूअसली ऊपर ट्रेड करता रहता है। तो फिलहाल ये एकदम बीच में है बॉलिंजर बैंड के। अगर इसको मूव करना है तो इसको इसको बॉलिंजर स्क्वीज़ को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा और तभी जाके मूवमेंट आएगा। तो पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैं और नेगेटिव सिग्नल्स भी हैं, यानी मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। आपको देखना है आपको क्या एनालिसिस करनी है, क्या फ़ॉलो करना है, उसके बेसिस पर आपको डिसीज़न लेना है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे या कहने किसी के भी कहने पर नहीं लेना है। पैसा है आपका, अगर फँस गया जैसे आप देख रहे हो आईएक्स में, बहुत लंबे टर्म तक फँसा रहता है। तो किसी दूसरे के कन्विक्शन पे या उधारे कन्विक्शन पे आप स्टॉक मार्केट में टिक नहीं सकते हो। आपको अपनी एनालिसिस चाहिए, अपना कन्विक्शन चाहिए तो वो करो। दूसरों की समरी या एनालिसिस का आप हेल्प ज़रूर लो। तो कैसी लगी आपको एनालिसिस? वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, पिवट फिबोनाची बेसिस पर, मूविंग एवरेज पर, बोलिंजर बैंड के स्क्वीज़ पर आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत सोचिए, हम एक छोटे चैनल हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।